हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #ज्ञान में। और आज हम करेंगे एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा का चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। देखिए, चैप्टर बहुत बड़ा है और हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहूँगी इस चैप्टर की। तो इसको करवाने में थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा, क्योंकि पहली वीडियो जो थी वो भी शायद 20 से 25 मिनट के बीच की थी, तो ये भी आपकी कुछ इतनी ही रहेगी। और इसका तीसरा पार्ट हो रहेगा, फिर उसमें चैप्टर जो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा इस चीज़ के लिए, मैं ये कहूँगी। और ये जो एनसीएफ है, ये आपका अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सीटेट एचटेट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टैट की तैयारी कर रहे हैं, तो तीनों के लिए ही ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ डीएसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है या सिर्फ सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चारों एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीएफ 2005। ठीक है, तो ये चीज़ मैं पहली चीज़ है जो क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि ये एजुकेशन जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है प्लस पेडागोजी के पार्ट को एनसीएफ जो है वो कवर करता है, तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल मैंने बायलिंगुअली इसके नोट्स बनाए हैं, तो ताकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं बच्चे हैं उनको भी दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक्सप्लेनेशन जो रहेगा वो प्रॉपर हिंदी में है, तो हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आप लोग थोड़ा सा ना इंग्लिश में थोड़ा सा लर्न करना भी सीख लीजिए। सपोज आप नॉलेज पढ़ रहे हैं, तो इसको ज्ञान और नॉलेज आप सबको पता है, तो कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो आपको इंग्लिश में ईजिली लर्न हो जाएंगी, जबकि हिंदी में थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि टर्मिनोलॉजी जो है आप इंग्लिश हिंदी में दोनों में सीख लीजिए, और एक्सप्लेनेशन तो फुल आपका हिंदी में है ही, उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के जो है हम ये वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट इसमें है वो है इम्प्लीकेशंस फॉर करिकुलम एंड प्रैक्टिस। ठीक है, इसकी बात की गई है, यानी कि पाठ्य चर्चा और व्यवहार के क्या उसके लिए क्या निहितार्थ हैं उनके बारे में बात की गई है, और कुछ हेडलाइंस के थ्रू इनको समझाया गया है। ठीक है, सो पहली चीज़ है टीचिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, कि टीचर को जो टीचिंग है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के लिए करनी है, ना कि एक ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज बनना है। मतलब कि टीचर को खुद नॉलेज प्रोवाइड नहीं करनी है, उसको बच्चों को हेल्प करना है कि वो खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पे ध्यान देना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बच्चा करेगा, टीचर करके उनको नहीं देगा। ठीक है, सो बच्चा यहाँ पे केंद्र में है। ज्ञान सृजन के लिए अध्यापन करना है। उसके बाद इसमें एक चीज इस बारे में बात की गई है कि लर्नर जो है वो एक्टिव होते हैं, उनको आपको पैसिव नहीं मानना है, और एक्टिव होने के नाते ही वो अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज खुद कर लेते हैं। ठीक है, आपको एक्टिविटीज प्रोवाइड करनी है, आपको एक माहौल प्रोवाइड करना है, आपको एक्सपीरियंस देना है बच्चे को। ठीक है, आपको गुड एक्सपीरियंस देना है ताकि उसके थ्रू जो है बच्चा सीख पाए। ठीक है, ये चीज़ है कि आपको अच्छे अनुभव जो है वो अरेंज करने होंगे बच्चों के लिए, और बच्चे अपने आप ही एक्टिव हैं तो वो अपनी सारी चीज़ें अपने आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है इस चैप्टर में, अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल आप कहेंगे कि देखो बैलगाड़ी होती है, उसको एक बैल खींचता है, फिर पीछे एक काट की लकड़ी की गाड़ी होती है, उसके 4 टायर होते हैं, या फिर आप मान लीजिए कार का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या सिर्फ डिस्क्रिप्शन से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। टीचर अगर फोटो दिखाएगी या फिर विजुअल्स दिखाएगी उसके, या फिर आप रियल में अगर सपोज स्कूल में कोई गाड़ी खड़ी आप उसको दिखाएंगे, तो उससे जो है एक्टिव लर्निंग होगी। ठीक है, तो एक्टिविटीज का पूरा यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, पिक्चर्स का, विजुअल्स का, इन सब का यूज करना है ताकि बच्चा जो है एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कर पाए। ठीक है, दे लर्न थ्रू मेंटल रिप्रेजेंटेशन। और इमेजेस क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए कि बच्चे जो है मानसिक चित्रण के द्वारा सीखते हैं। जब बच्चे ने बैलगाड़ी देखी, उसकी पिक्चर देखी या फिर उसका अनुभव लिया, तो उसके दिमाग में ना कुछ मेंटल रिप्रेजेंटेशन बन जाती हैं, किसके बेस पर? जो उसने एक्सपीरियंस लिया है। जो भी उसने एक्सपीरियंस लिया उसके हिसाब से उसके दिमाग में जो चीजें हैं वो फिट हो जाती हैं, उसके दिमाग में एक चित्रण बन जाता है, और उसके थ्रू ही जो है वो चीजों को रीऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, स्ट्रक्चर करता है, मतलब एक तरह से समायोजित करता है उनको अपने अंदर, और फिर वो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज जो है उसका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेंटल रिप्रेजेंटेशन की बात करी है, ये आपको याद रखना है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। ठीक है, इमेजेस की फॉर्म में। उसके बाद एक्टिव लर्निंग फैसिलिटेट कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए, अब जब एक्टिव लर्निंग हो जाएगी, ठीक है, तो जो कोज एंड इफेक्ट है किसी भी चीज का, ठीक है, सपोज ट्रांसपोर्ट का इसमें एग्जांपल लेकर समझाया, तो ट्रांसपोर्ट और ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ये एग्जांपल इसमें एनसीएफ में सिखाया है, मेरा खुद का नहीं है। तो ह्यूमन लाइफ और ट्रांसपोर्ट का जो एग्जांपल है वो इसमें लिया गया है कि जब
ट्रांसपोर्ट उसको आ गया है अच्छे तरीके से, मेंटल रिप्रेजेंटेशन अच्छी बन गई है, तो कॉज एंड इफेक्ट भी अच्छा होगा। उसके थ्रू जो है वो ये सीखना स्टार्ट कर देगा कि ट्रांसपोर्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है, या फिर ह्यूमंस के साथ ट्रांसपोर्ट का क्या संबंध है। तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कॉन्सेप्ट्स को लेकर, ये बच्चे की जो है वो काफी सरल हो जाती है अगर एक्टिव लर्निंग क्लासरूम में होती है। ठीक है, सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया के द्वारा बच्चों को प्रभाव और कारणों के बारे में समझाया जा सकता है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब यहाँ पर है प्रभाव और कारण। ठीक है, तो ये आपको चीज समझ में आ गई। साइंस में होता है ना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, बारिश क्यों आती है या फिर वाटर साइकिल है, तो सब इंटरलिंक्ड है आपस में कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, कपड़े क्यों सूखते हैं धूप में ज्यादा, तो कोई ना कोई कारण है और उसका प्रभाव होता है। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप है वो बच्चा कब सीखता है, जब उसको एक्टिव लर्निंग के एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें एनसीएफ में बात की गई है। देखिए मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, एनसीएफ आपको खुद एक बार रीड करना है, एक बार बस रीड कर लीजिए, प्लस ये वीडियोस देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और नोट मेकिंग आप अपने अकॉर्डिंग करें तो ज्यादा बेटर है। और टेलीग्राम चैनल पे ये पूरा जो है आपको मैं प्रोवाइड कर ही देती हूँ, जो भी मैं पीपीटी बनाती हूँ तो वो सारी मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी आपको। ठीक है, तो आप इन्हीं में भी पॉइंटर्स नोट कर सकते हैं, अगर आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो देख लेंगे आप, ये चीज आप देख लेना अपने आप ही। उसके बाद करते हैं टीचिंग प्रोसेस मस्ट इंक्लूड। अब टीचिंग प्रोसेस में जो है क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए उसके बारे में इसमें बात की गई है। इंक्वायरी प्रोसेस होना चाहिए, एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, डिबेट, एप्लीकेशन एंड रिफ्लेक्शन, इंटेलिजेंट गेसिंग और ये कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। इंक्वायरी इसकी मैंने हिंदी लिखी नहीं है क्योंकि बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे। इंक्वायरी का मतलब ये है कि इंक्वायर करना, किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना। होता है ना कि आपके बच्चे के मन में जब आता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों को 5th क्लास के बच्चे हैं, 6th क्लास के बच्चे मान लीजिए आप, अगर टीचर ने बोला कि भाई कपड़े धूप में क्यों सूखते हैं, आप इसके बारे में इंक्वायरी करो एक बार। ठीक है, या फिर पुराने समय में कौन कौन से खेल खेले जाते थे और क्यों खेले जाते थे, इसके बारे में आप इंक्वायरी करो। ठीक है, इंक्वायरी करने के लिए आप किसका यूज करोगे, आप अपने दादा दादी से पूछ सकते हो, मम्मी पापा से पूछ सकते हो। ठीक है, तो इंक्वायर करना बच्चे सीखें, ये भी एक्टिव लर्निंग का पार्ट है। एक्सप्लोर करना सीखें, खोजें वो कि जो है ये चीजें क्यों हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं, तो अपने आप खोजने की उनको उनमें जो क्षमता है वो विकसित करनी है। क्वेश्चन करें वो, अगर वो टीचर से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो टीचर को पूरा ये होना चाहिए कि हाँ भी बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, भले ही गलत क्वेश्चन कर रहा है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि बच्चा एटलीस्ट क्वेश्चनिंग कर रहा है, दैट मीन्स कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। अब कोई बच्चा बिल्कुल चुपचाप क्लास में बैठ जाएगा, क्वेश्चन ही नहीं करेगा, तो देखिए वो लर्निंग हो ही नहीं रही है उसकी, क्योंकि बच्चा जो है या तो टीचर से डरता है या उसका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाता है। तो आप कोशिश करिए कि बच्चे जो है क्वेश्चनिंग करें, क्वेश्चन आंसर मेथड यूज हो, डिबेट हो, कक्षा में चर्चा हो किसी भी मुद्दे के ऊपर, एप्लीकेशन एंड रिफ्लेक्शन। एप्लीकेशन का मतलब होता है रियल लाइफ में वो अप्लाई कर पाए, जो भी कॉन्सेप्ट वो सीख रहा है उसको रियल लाइफ में जो है उसको अप्लाई वो कर पाए। ठीक है, एंड रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि एक तरह से आप रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी थिंकिंग के ऊपर। ठीक है, कि आपने जो किया है क्या वो ठीक किया है, आपने किया तो क्यों किया, कैसे किया, ये रिफ्लेक्शन होता है। फिर इंटेलिजेंट गेसिंग को बोलेंगे चतुर अनुमान लगाना। ठीक है, जब आप गेस करने के लिए बच्चे को ऑप्शन देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन सिखाया और आपने कहा कि ये इसका फिक्स्ड आंसर है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना है क्लास में, आपको बच्चे को गेसिंग के अवसर देने हैं। ठीक है, आप कम से कम 5-6 एग्जाम्पल बता सकते हैं कि इनमें से आप बताओ क्या ठीक होना चाहिए और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है टीचिंग होनी चाहिए क्लास में। फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात की है। ठीक है, ये सोशल एस्पेक्ट है, एक तरह से मैं बात करूं तो जो क्लास में जो सोशल एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है वो हमारी सोशल लाइफ का एक पार्ट होता है। तो बच्चों को ये जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, यानी कि सबके साथ मिलजुल कर पढ़ने की जो ये कला है, ये बच्चों में आनी चाहिए। उनको ग्रुप के थ्रू पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ग्रुप लर्निंग करा सकते हैं, पीयर ग्रुप बना सकते हैं। और बेसिकली मिक्स्ड ग्रुप, मिक्स्ड एज ग्रुप की बात की है यहाँ पे। मिक्स्ड एज ग्रुप या फिर मिक्स्ड ग्रुप का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। एज का मतलब तो ये है कि एक 9 साल का बच्चा आ गया, एक 5 साल का आ गया, एक 10 साल का आ गया, ये तो होता है मिक्स्ड एज ग्रुपिंग। लेकिन मिक्स्ड ग्रुप्स किस टाइप के हो सकते हैं कि सपोज कोई स्लो लर्नर बच्चा है आपकी क्लास में, स्लो लर्नर है। ठीक है, आप ऐसा कभी नहीं करना है कि स्लो लर्नर को स्लो लर्नर के साथ ही आपने ग्रुप बना दिया कि नहीं भाई ये तो सारे ऐसे हैं, इनको तो कुछ नहीं आता है, इनका एक साथ ग्रुप बना दो, इंटेलिजेंट्स का एक साथ में। ऐसे नहीं करना है कभी भी। ग्रुप लर्निंग हमेशा कोलैबोरेटिव लर्निंग इस तरह से होनी चाहिए कि जो स्लो लर्नर बच्चा है, वो जो आपकी क्लास में सबसे तेज बच्चा है, जो मतलब काफी रिस्पॉन्सिव है, काफी एक्टिव है, उसके साथ उसका ग्रुप बनाओ ताकि वो उससे कुछ लर्न कर सके। और देखिए पीयर लर्निंग का मेथड बहुत ही अच्छा मेथड होता है। तो ये जो मेथड है, कुछ टीचिंग मेथड जो है, इनके बारे में बात की गई है इस चैप्टर में। ठीक है,
उसके बाद एक और चीज़ों पे और बात कर लेते हैं कि टीचर मस्ट प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। मतलब यही इन सब चीज़ के ऊपर ही है। अगर आप इन सब चीज़ को पढ़ लेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि फिर टीचर को तो फ्लेक्सिबिलिटी है ही उसके अंदर, अगर उसने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की है। लेकिन अगर वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर मेथड या सिर्फ रोट मेमोराइजेशन पर ध्यान दे रहा है कि नहीं आपको ये याद करना है, पेपर में बस यही लिखना है, फिर नंबर इतने अच्छे आ जाएंगे, तो वो चीज़ कभी भी नहीं करनी है एज अ टीचर। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठे हैं सीटेट के या किसी चीज़ के भी, केवीएस के, तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिए। फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, बच्चे के भी कुछ विचार हो सकते हैं, बच्चों की भी कुछ भावनाएं हो सकती हैं, उनके भी कुछ नीड्स हो सकती हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप लेसन प्लानिंग कर रहे हैं, यूनिट प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्रिएटिविटी, बच्चों को मौका देना चाहिए। जो इंटेलिजेंट गेसिंग है बोल रही हूँ ना, उनकी क्रिएटिविटी को आजमाइए कि वो कितना ज़्यादा सोच सकते हैं। क्रिएटिविटी आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है कि मतलब एक ही चीज़ को ना सोचकर आप नए नए कितने इनोवेटिव तरीके से बच्चा सोच सकता है, ये आपकी क्रिएटिविटी होगी। तो शिक्षक को कक्षा में लचीलापन और रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। एक और बात की गई है, यहाँ पे कहा गया है कि टीचर को ऑब्जेक्टिविटी की जगह, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी जो है ये होता है वस्तुपरकता। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्स पर जब हम ध्यान देते हैं, टीचर सिर्फ फैक्ट्स पर ध्यान देता है तो वो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव चीज को लेकर चल रहा है, लेकिन इसके अपोजिट होती है सब्जेक्टिविटी। ठीक है, सब्जेक्टिविटी में आप इंडिविजुअल का अपना भी कुछ होता है, वो भी खुद रिफ्लेक्ट करता है कि उसने क्या ठीक किया, उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ है। तो टीचर को जो है सब्जेक्टिविटी लानी है अपने थॉट्स में। ठीक है, कि बच्चे को भी भाई हमें मौका देना है, सिर्फ फैक्ट्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, जो मैंने सिखाया है वही चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी लानी है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो आपके पास सिर्फ एक ही 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक ही ठीक होगा। ठीक है, हमें वो एक ही ठीक करना होता है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिविटी। मैं आपको सिंपल एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। और सब्जेक्टिविटी का मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे 300 नंबर का पेपर आता है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, अब आप अपने विचार लिखो। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिविटी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये टीचर को क्या है, सब्जेक्टिविटी लानी चाहिए अपने उसमें। ऑब्जेक्टिविटी अगर वो कोई नॉलेज दे रही है तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि भाई सटीक होनी चाहिए, फैक्ट्स के साथ होनी चाहिए। लेकिन सब्जेक्टिविटी जब वो हैंडल कर रही है बच्चों को, तो बच्चों को सब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि बच्चे भी फ्लेक्सिबल हों अपनी खुद की जो चीजें हैं उनके बारे में बताने में। नेक्स्ट देखते हैं वैल्यू ऑफ इंटरेक्शन। मतलब इंटरेक्शन का क्या मूल्य है, यानी कि अंत्य क्रिया का क्या मूल्य है कक्षा में या फिर मैं कहूँ स्कूल में। ठीक है, तो इसके कुछ फैक्ट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर। तो लर्निंग टेक्स प्लेस, कैसे लर्निंग होती है, अधिगम जो है वो किस तरह से होता है, आप किस तरह से सीखते हैं। ठीक है, तो ये बताया है थ्रू इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट अराउंड नेचर, पीपल एंड थिंग्स, बोथ थ्रू एक्शन एंड थ्रू लैंग्वेज। ठीक है, तो कैसे होता है लर्निंग, कैसे होती है लर्निंग, कैसे होती है जब आप इंटरेक्ट करते हैं अपने वातावरण के साथ, लोगों के साथ, नेचर के साथ, चीज़ों के साथ, और किसके थ्रू, जब आप कोई एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन होता है किसी ना किसी चीज़ पर। ठीक है, और जब आप लैंग्वेज का, कम्युनिकेशन के थ्रू, तो एक्शन और लैंग्वेज जो है, मैं कहूँगी एक्शन प्लस लैंग्वेज, इसके थ्रू जो है आप इंटरेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट से। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे मैंने हिंदी में लिखा है, सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों और लोगों से कार्य व भाषा। एक्शन का मतलब आपका हो गया कार्य, और लैंग्वेज का मतलब भाषा के माध्यम से अंत्यक्रिया करना। तो ये क्लासरूम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा चाहे किसी से भी इंटरेक्शन कर रहा है, चाहे वो अपने पीयर से इंटरेक्शन कर रहा है, टीचर से इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है, तो उसकी भी लैंग्वेज इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, उसको भी अपनी लैंग्वेज का यूज करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें डेवलप करनी है हमें। ठीक है, उसके एक्शंस का एक रिएक्शन होगा। ठीक है, इंटरेक्शन जो है दोनों तरफ से होना चाहिए। ये नहीं है कि आप वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, टीचर क्लास में बोलता जा रहा है, बच्चा कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो जस्ट पैसिव होके बैठा है, तो ये नहीं करना है। पूरे एनसीएफ में आप देखेंगे तो बार बार एक्टिव लर्निंग, बार बार कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की बात की गई है कि बच्चा एक कंस्ट्रक्शन करता है नॉलेज का। ठीक है, वो एक्टिव है, वो पैसिव नहीं है। तो ये चीजें आपको कभी भी ध्यान से नहीं हटानी है। ठीक है, तो याद रखना है कि एक्शन और लैंग्वेज के थ्रू इंटरेक्शन करता है एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, अब टीचर का रोल इसमें बताया गया है कि टीचर को एक फैसिलिटेटर होना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है सीटेट में, और ये डीएसएसबी के एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि टीचर का रोल क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। ठीक है, तो फैसिलिटेटर है टीचर। ठीक है, फैसिलिटेटर को क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसका एग्जैक्ट वर्ड एनसीएफ में उत्प्रेरक दिया गया है। वैसे फैसिलिटेटर वो होता है जो आपकी लर्निंग को आसान करे, जो आपके लिए मतलब ऐसी चीजें प्रोवाइड करे जिससे आपकी लर्निंग जो है और सुगम हो जाए और आसान हो जाए। ठीक है, तो हमेशा टीचर जो है एक फैसिलिटेटर होता है, नॉट अ ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज। ध्यान करना, मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट, कि वो ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज नहीं होता है कि जस्ट उसके दिमाग में कुछ भरा हुआ है तो उसने वही चीज जो है बच्चों के उसमें ट्रांसफर होता है ना, जैसे कि एक मटका हो गया, इसमें पानी भरा है, इसे दूसरे मटके में आपने ट्रांसफर कर दिया, तो लर्निंग प्रोसेस जो है ये नहीं होता है।
ठीक है। जब ये लर्निंग इधर से उधर जा रही होती है तो इसके भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, इसके भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, एनवायरनमेंट का भी कुछ रोल होता है जहां से ये आ रहा है, तो सब कुछ मिलके जो है तब ये कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो ट्रांसमिट हम नहीं करते हैं, जस्ट कंस्ट्रक्शन होता है। तो टीचर को हमेशा एक फैसिलिटेटर होना चाहिए। फैसिलिटेटर ना मिले ऑप्शन में तो गाइड भी हो सकता है, ठीक है, कि एक गाइड के रूप में काम करना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। इसमें टीचर के बारे में बात की गई है और इसमें वही सब चीजें हैं कि बच्चों को क्वेश्चनिंग के थ्रू पढ़ाए, उनको भी बोलने का मौका दे, उनके अनुभवों को भी उस क्लास में यूज करे, ग्रुप लर्निंग कराए, ठीक है। तो ये सब चीजें एनसीएफ में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है ग्रुप लर्निंग की बात की गई है। ग्रुप लर्निंग मतलब स्पेशली मिक्स्ड ग्रुप्स की बात की गई है, मिक्स्ड एज ग्रुप्स की। तो ग्रुप लर्निंग क्या होता है? समूह अधिगम जो कहते हैं हम, कि समूह, आपने कक्षा में बच्चों को समूह में बांट दिया, कोई ना कोई एक्टिविटी प्रोवाइड कर दी, सपोज 4 से 5 के समूह, 5 बच्चों के समूह बना दिए, 3 बच्चों के समूह बना दिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, टीचर के ऊपर है। इट प्रमोट्स टीम वर्क एंड सोशल वैल्यूज। तो इससे आपकी सामाजिक वैल्यू जो होती है, यानी कि आपकी सामाजिक मूल्य जो है वो इंक्रीज होते हैं, क्योंकि जब बच्चे आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के जो व्यूज हैं उनको शेयर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की बातों को कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, और फिर आपस में बहस भी करते हैं कई बार कि हाँ तुमने ये बात बोली है, नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ ठीक है। तो पर्सपेक्टिव जब हम जानते हैं, कहते हैं ना कोई भी चीज़ सच नहीं होती है, जब विचार आपस में टकराएंगे तभी तो एक नया विचार आके मिलेगा आपको, ठीक है। तो बच्चे भी इसी तरह से सीखते हैं, ठीक है। तो टीम वर्क के थ्रू ये प्रमोट होता है। ये साथ ही साथ सोशल वैल्यूज भी आती है उनके अंदर, कि हमें दूसरों की भी फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ भी हमें अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, ठीक है। और वो जो बोल रहे हैं उनको भी हमें जो है एक वो रोल प्रोवाइड करना चाहिए कि हाँ भाई आपकी जो बात है उसको भी हम वैल्यू कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रुप लर्निंग से वो सीखते हैं। अब बेसिकली इसमें मिक्स्ड एज ग्रुप की मैं बात बता रही थी आपको। तो इसमें कहा है कि स्कूल जो है वो अपने लेवल पे मिक्स्ड एज ग्रुपिंग करा सकते हैं, जैसे कि सपोज फर्स्ट सेकंड कक्षा को मिक्स करा दिया, ठीक है, तीसरी और 5वीं कक्षा को मिक्स करा दिया। ये मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ क्योंकि इसमें अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं, इसमें अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग से क्या होगा कि उनके अनुभव अलग अलग होते हैं, तो वो अनुभव जो है वो साझे हो जाएंगे और बच्चे जो है और अच्छे से सीख पाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये था इसके अंतर जो भी दिया हुआ एनसीएफ में। अब और चीज़ हम बात करेंगे, शैक्षिक अनुभवों की रूपरेखा। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, ठीक है, की है ये। तो डिजाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि शैक्षिक अनुभव जो आप डिजाइन कर रहे हैं बच्चों के लिए, वो कैसे आपको बनाने हैं। देखिए, जो भी आप शैक्षिक अनुभव बच्चों को देते हैं उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा क्या बनेगा, ठीक है, वो क्या करेगा। तो इसमें एनसीएफ में एक एग्जांपल लेकर बताया हुआ है कि जब आप डिसिप्लिन सिखाते हैं बच्चे को कि आपको ओबीडिएंट रहना है, बस टीचर जो कहे वो सारी बात माननी है, तो आप आज्ञाकारी शिष्य कहलाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि बच्चा अपने आप में विश्वास खो देता है, उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो चीज़ें गलत है, नहीं मेरी मैडम जो कह रही है, फिर मेरे सर जो कह रहे हैं बस वही ठीक है, तो मैं उसी को फॉलो करूंगा। और जब आप इंसान को फॉलो करने लग जाते हो तो आप देखिए, विचार, मैं कहती हूँ कि विचारों को फॉलो करो, ठीक है, इंसान को फॉलो मत करो कभी भी। तो अगर आपको विचारों में, क्योंकि सही गलत हो सकते हैं, जब आप सिर्फ इंसान को फॉलो करेंगे तो इंसान कितना भी गलत क्यों ना हो जाए, आप उस इंसान की हर एक चीज मानेंगे, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि आप हमेशा विचारों को फॉलो करो। यही बात इसमें है कि जब टीचर जो है, बच्चे क्या करते हैं, जब टीचर बहुत ज्यादा एक तरह से कहते हैं स्ट्रिक्ट हो जाते हैं या फिर बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते अपने लर्नर्स को और बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करवाते हैं, तो क्या होता है क्लास में कि बच्चे जो है टीचर को बहुत अंधाधुंध, उनको डर की वजह से कह लीजिए या किसी वजह से कह लीजिए, उनको फॉलो करते हैं और इससे वो अपने ऊपर विश्वास खो देते हैं। अपने ऊपर विश्वास खोने से क्या होता है, उनका सेल्फ एस्टीम जो होता है वो डाउन हो जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम उनको आगे आने वाली लाइफ में जो है होती हैं। तो इस चीज़ के बारे में इसमें बात की गई है। अब देखिए, टीचर को करना क्या है कि अच्छे क्वालिटी के, अच्छे गुणवत्ता वाले जो लर्निंग टास्क हैं, शैक्षिक कार्य हैं, वो उनको डिज़ाइन करने हैं। वो कैसे डिज़ाइन करने हैं, इसमें कौन से डिज़ाइन करने हैं वो यहाँ लिखे हैं, कौन से डिज़ाइन नहीं करने हैं वो यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान से पढ़िएगा। शुड बी और शुड नॉट बी, मैंने दोनों में हाईलाइट किया है ये चीज़। लर्निंग टास्क शुड बी चैलेंजिंग होने चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप 3rd क्लास के बच्चे को 10th क्लास वाला काम दे दे, वो नहीं है, लेकिन चैलेंज होना चाहिए। एक चैलेंज उसमें होना चाहिए जो बच्चे को चुनौती दे कि आपको ये करके दिखाना है, ठीक है। अलाउ इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ठीक है, स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहित करे, ठीक है। चुनौतीपूर्ण यानी कि चैलेंजिंग और स्वतंत्र विचार, बच्चों के खुद के स्वतंत्र विचार सामने आए, ऐसा टास्क होना चाहिए। मल्टीपल वेज ऑफ बीइंग सोल्व, अब वो जो भी टास्क है उसको कई तरीके से सोल्व किया जा सके। अगर आप कोई ऐसा टास्क दे देंगे, जैसे आपने क्वेश्चन दे दिया मैथ्स का, ठीक है, वो टास्क नहीं कहलाएगा क्योंकि उसका एक लिमिटेड आंसर है, तो बच्चा जो है विभिन्न तरीके से क्रिएटिविटी नहीं लगा पाएगा। तो टास्क ऐसे दीजिए बच्चे को, मतलब जो लर्निंग टास्क मैं बोल रही हूँ, जो आप एक्टिविटीज वगैरह कराते हैं, कि उनके लिए बहुत सारे तरीके हैं उसको सोल्व करने वाले, तभी बच्चा जो है अपनी नॉलेज को जो है वो चेक कर पाएगा। उसके बाद रचनात्मक और अनुशासनात्मक
आत्मानुशासन को प्रोत्साहित करने वाले होने चाहिए, ठीक है, आत्मानुशासन, ठीक है, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, आत्म अनुशासन उससे सीखे बच्चे लर्निंग टास्क से, क्रिएटिविटी आए यानी कि रचनात्मकता उनमें आए, ठीक है, तो ऐसे टास्क होने चाहिए। तो आप ये टर्मिनोलॉजी जो है इनको आप एक तरह से नोट कर लीजिए कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग, चैलेंजिंग होने चाहिए, क्रिएटिविटी बूस्ट होनी चाहिए उनकी, एनकरेज इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है, तो ये सब चीजें टास्क में होनी चाहिए, लर्निंग टास्क में। अब क्या नहीं होना चाहिए उसकी बात करते हैं। ज्यादा आसान या ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए, टू इजी और टू डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए। इतना भी आसान टास्क मत देना कि हर बच्चा सो करके बैठ जाए, ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है। देखिए आपको टास्क हमेशा ऐसे देना है कि क्लास के हिसाब से देना है। अगर आप 5th क्लास के बच्चे को फर्स्ट क्लास का टास्क देंगे तो ऑब्वियसली सारे बच्चे कर लेंगे, ठीक है, सारे बच्चे कर लेंगे और इसमें आपको लगेगा कि नहीं देख सब बच्चों को आता है, तो यहाँ पे प्रॉपर असेसमेंट नहीं होगा बच्चे को। तो बच्चे की एबिलिटी उसके एज के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको टास्क देना है, ठीक है। रिपीटेटिव, बार बार एक ही चीज को दोहराने वाले नहीं होने चाहिए, मैकेनिकल नहीं होने चाहिए। जब कोई चीज बार बार रिपीट होती है तो बहुत मैकेनिकल हो जाती है, बोरिंग हो जाती है, तो बच्चों के लिए बहुत ही उबाऊ हो जाता है। बेस्ड ऑन रिकॉलिंग ऑन द टेक्स्ट, ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो आपने टेक्स्ट बुक में लिखा है उसी को आपने दोबारा से बता दिया कि चलो ये टास्क करना है। तो टेक्स्ट बुक तो आप चलो पढ़िए, आपने अलग कर लिया, लेकिन आपने खुद जो लर्निंग टास्क जो है डिसाइड किए हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो टेक्स्ट बुक पर बिल्कुल टेक्स्ट बुक के आंसर्स को रटने वाले नहीं होने चाहिए कि बस आपको टेक्स्ट बुक से याद करना है और आपका काम खत्म, तो ऐसे नहीं होने चाहिए। एंड दैट डू नॉट परमिट सेल्फ एक्सप्रेशन, और ऐसे भी नहीं होने चाहिए जो बच्चे को सेल्फ एक्सप्रेशन का मौका दे ही ना, क्रिएटिविटी का मौका ना दे, ठीक है। तो हिंदी में मैंने लिखा है, पढ़ सकते हैं यहाँ से, तो ऐसे नहीं करने हैं। तो ये लर्निंग टास्क के बारे में इसमें दिया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि लर्निंग टास्क जो है कैसे होने चाहिए। आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, 2 या 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, दोनों में से एक सही है, एक में से या फिर एक सही है या तीनों सही है, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये लर्निंग टास्क के बारे में आपको याद रखना है। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी इसमें बात की गई है। एक तो बात की गई है डिसेंट्रलाइजेशन पर, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण, हिंदी में इसको शायद ये बोलते हैं विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ सेंटर या स्टेट के हाथ में ना रहे, बल्कि नीचे के स्तर तक भी जाए, मतलब ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, या फिर विलेज लेवल पर वहां तक भी जाए, ठीक है। ऊपर से इसमें ये बोला है कि बच्चे के जो घर के एक्सपीरियंस है वो भी आपको काउंट करने हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक सेंटर कल्चर को छोड़ना है, बार बार ये तो रिपीट होता ही रहता है एनसीएफ में, टेक्स्ट बुक पर वो नहीं करना है। और फिर टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी बात की है, टीचर्स ट्रेनिंग, शिक्षकों का प्रशिक्षण भी जो है उस पर भी जोर देना है, ताकि जो पहले की चीजें ट्रेडिशनल मेथड्स है उनको चेंज किया जा सके। नेक्स्ट इसमें बात की गई है अप्रोचेस टू प्लानिंग के बारे में, कि हमें प्लान कैसे करना है अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो बच्चों को हम देने वाले हैं उनको कैसे प्लानिंग करनी है। देखिए इसमें इस बारे में बात की गई है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें, या फिर क्योंकि एनसीएफ 2005 में आया था तो अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, तो उस टाइम पे बात की गई, उस टाइम की बात ये बता रहे हैं कि क्या मानते हैं हम कि भाई आज हमने बच्चों को कुछ सिखा दिया है, टेक्स्ट बुक करा दी है, उसके बाद जो उनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एग्ज़ाम में बच्चे जो हैं जितने मार्क्स लेकर आएंगे उसके बेस पर जो है उनका हम रिजल्ट घोषित कर देंगे, और कौन कितने अच्छे नंबर लेके आया है इससे आपका असेसमेंट हो जाएगा, इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि हमें इस प्रवृत्ति को जो है वो चेंज करना है। कैसे करना है कि हमें प्रोसेस पर ध्यान देना है, आउटकम पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जैसे कि परिणाम क्या हुए उनसे ज्यादा हमें उनके पूरे बच्चे ने किस तरह से सीखा है, वो पूरा लर्निंग जो प्रोसेस है उस पर ज्यादा फोकस करना है। इस लर्निंग प्रोसेस को हम थोड़ा लंबा रख सकते हैं, ठीक है। आउटकम अपने आप अच्छी होगी अगर हम प्रोसेस अच्छा रखेंगे, बजाय कि हम ये ध्यान दें कि कितने नंबर आएंगे, सिर्फ इस पर फोकस करेंगे, कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। जो बच्चे कम तेज गति से सीख रहे हैं उनको छोड़ते जाएंगे पीछे, ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चों पर ध्यान देते जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि लर्निंग होगी नहीं अच्छी तरह से बच्चों की। तो इसमें यही बात की गई है कि हमें जो आउटकम है उस पर ध्यान नहीं देना, परिणाम इसको बोलेंगे, कि परिणाम की जगह पर हमें प्रक्रिया पर, जो भी असेसमेंट प्रोसेस होता है, असेसमेंट की जो साइकिल होती है पूरी आपकी पूरे 1 साल की, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। असेसमेंट साइकिल फॉर कॉम्पिटेंसीज नीड्स टू बी लॉन्गर। देखिए कॉम्पिटेंसीज को बोलते हैं दक्षताएं, ठीक है। दक्षताएं क्या होगी, जैसे कि लिसनिंग हो गई, ठीक है, लिसनिंग होगी, ये कॉम्पिटेंसी है। रीडिंग एक कॉम्पिटेंसी है, राइटिंग एक कॉम्पिटेंसी है, ठीक है। फिर आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन ये भी एक कॉम्पिटेंसी है। अरिथमेटिक के जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप कैसे सोल्व करते हैं, ये भी कॉम्पिटेंसीज हैं, ठीक है। तो इन दक्षताओं को निखारना है। अगर फर्स्ट सेकंड का बच्चा आपका रीडिंग करना सीख रहा है, राइटिंग आ गई है उसको, ठीक है, लिखना सीख लिया उसने, रीडिंग करनी सीख ली है, ठीक है, लिसनिंग आ गई है, स्पीकिंग आ गई है, तो बस हमारे लिए काम बन गया है। लैंग्वेज में तो आपका यही होता है, और मैथ्स में उसको छोटे छोटे एडिशन करना आ गया है, काउंटिंग करना आ गया है, तो ये हमारे लिए ओके है। तो बेसिकली यहाँ पर ध्यान यही है कि आप इस जो ये पूरा असेसमेंट साइकिल होती है, यानी कि जो भी आपकी प्लानिंग होती है, उसको भले ही एक टॉपिक को आप 4 से 5 बार पढ़ाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक लेसन को आपने सिर्फ 1 दिन में कंप्लीट करा दिया, तो टाइम दो,
पूरा टाइम दे के पढ़ाएं, असेसमेंट साइकिल जो है उसको थोड़ा लंबा रखें और उसके बाद जो है उनकी दक्षताओं पर ध्यान दें कि कॉम्पिटेंसीज वो कॉम्पिटेंसीज में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। फिर गिव इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच चाइल्ड, इसकी बात की गई है कि हर बच्चे पर ध्यान देना व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि आपकी क्लास में हर तरह के बच्चे होंगे, कुछ फिजिकली डिसेबल भी होंगे, ठीक है, कुछ अलग अलग सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्लो सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि बहुत हाइपर एक्टिव मैं बोलूंगी, या फिर कुछ इंटेलिजेंट बच्चों के लिए भी आपको क्या होता है ना कि उनको भी आपको एक इंडिविजुअल अटेंशन देनी पड़ती है कि बच्चा आपको 2 मिनट में सारी चीजें करके दिखा रहा है, ठीक है, फिर बैठ गया चुपचाप, बाकी क्लास काम कर रही है वो फिर बैठ गया, तो उसके लिए भी अलग से क्या टास्क डिजाइन करना है, ठीक है। तो ये सब इंडिविजुअल अटेंशन की बात की गई है कि व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके लर्निंग प्रोसेस पूरा होगा। फिर है रेमिडिएशन प्रोसेस, मैंने बताया कि तरह तरह के बच्चे होते हैं, डाइवर्स क्लासरूम होती है, तो निदान प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि हर बच्चे का जो समावेश उसमें हो जाए। जो इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करते हैं ना कि उनके लिए असेसमेंट का तरीका अलग होना चाहिए, फिर उनके लिए प्लानिंग अलग होनी चाहिए, तो रेमिडिएशन प्रोसेस पर ध्यान देना है। कुछ बच्चे जो अच्छे से नहीं सीख पा रहे हैं तो उनको आप कैसे आप निदान करवा पा रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स का, उस पर आपको ध्यान देना है। प्लान लेसन्स एंड एक्टिविटीज एज पर चिल्ड्रंस नीड, पाठ की योजना गतिविधियां बच्चों की जरूरतों के हिसाब से बनानी है, ठीक है, बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखना है। अगर कोई बच्चा जो है डिफिकल्ट एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा है तो आप उसको थोड़ा सा आसान काम कर दीजिए, उसको थोड़ा सा आसान दे दीजिए उस काम में, जब वो उसको कर लेगा तो आप डिफिकल्ट पे जाइए, ठीक है। तो ऐसे आपको डाइवर्स ग्रुपिंग करनी है। मैंने ये नहीं कहा कि आप बच्चों को बाइफरगेट कर दीजिए कि नहीं आप नालायक है, तुम्हारा एक ग्रुप है, ऐसी ये बात नहीं है यहाँ पर चिल्ड्रंस नीड में। देखिए यहाँ पर बात ये है कि अगर कोई बच्चा किसी टास्क को नहीं कर पा रहा है, आपकी क्लास में हर तरह की कैटेगरी के बच्चे होते हैं, तो उसको आप थोड़ा इजी टास्क दे दो पहले, ठीक है, बाकी बच्चों को करने दो जो कर रहे हैं, उसको थोड़ा इजी दे दो, उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो और उसके बाद थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दो, तो ये वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। प्लान विद अप्रोप्रिएट मटेरियल रिसोर्सेज, तो जो जितने भी सामग्री है, संसाधन है, उनका उचित प्रयोग करना है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूटिलाइज करना है ताकि ज़्यादा वो लर्निंग प्रोसेस में हेल्प कर सके। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बेसिकली बात की गई है अप्रोचेस टू प्लानिंग में। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल पेडागोजी, ठीक है, इसको हम विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र बोलते हैं या फिर हम आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें बात की गई है कि बच्चा एक क्रिटिकल ऑब्जर्वर है, ठीक है, क्रिटिकल ऑब्जर्वर होता है बच्चा, ठीक है। आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं उससे आगे जो है बच्चा बहुत कुछ सीखता है और हमें इस चीज़ को जो है कक्षा में सम्मान देना है। बच्चे की हर बात को हमें वैल्यू करना है कक्षा में, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि बच्चे को भी अपने ऊपर विचार विमर्श करने में, जितने भी मुद्दे उठते हैं उन पर विचार विमर्श करने का मौका देना चाहिए बिना किसी फियर के, मतलब बिना उसको सही गलत की धारणा में परखे। आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है बच्चे को एज अ टीचर, ठीक है। अब ये होता क्या है क्रिटिकल पेडागोजी, ये समझते हैं। टू रिफ्लेक्ट क्रिटिकली ऑन इश्यूज इन टर्म्स ऑफ देयर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड मॉरल एस्पेक्ट्स, ठीक है, मुद्दों पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन करना, ठीक है। सपोज कोई भी इशू है आपके सामने, ठीक है, सपोज हम इनइक्वालिटी का इशू ले लेते हैं, इनइक्वालिटी यानी कि असमानता का हम इशू ले लेते हैं, तो बच्चा उस असमानता के टॉपिक पे सिर्फ वही ना सीखे जो आप उसको बता रहे हैं, आप बच्चे को रिफ्लेक्ट करने का मौका दें, ठीक है, कि असमानता क्या है, क्या उसने समाज में देखा है, पॉलिटिकल उसका क्या इशू है, वो सोशली किस तरह से समाज में गढ़ी हुई है, या फिर इकोनॉमिक उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, उसके मोरल एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो इस एक मुद्दे को आप हर पहलू से समझें, ये होता है क्रिटिकल पेडागोजी, ठीक है। तो इसमें आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पर सेंटर्ड नहीं रहेंगे, बच्चे के अनुभव इसमें शामिल होंगे, बच्चे के आसपास का वातावरण भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। तो उन सबको वैल्यू करना है, ये बात करता है क्रिटिकल पेडागोजी, ठीक है। एक तरह से बच्चे की क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सारी चीजें इसमें आ जाती है, वो एक्टिव लर्नर, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, सब इसमें आ जाता है। तो ये यही बात करता है कि हमें इस पर ध्यान देना है कि बच्चा जो है उसका संबंध भी सीखे कि दूसरी चीजों से क्या संबंध है, इस इनइक्वालिटी का, इसके मोरल एस्पेक्ट्स क्या है, इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या है, इसके सोशल एस्पेक्ट और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, तो सारे एस्पेक्ट्स को समझे। तो मुद्दों के जो ये सारे पहलू हैं उनको समझना जरूरी है, बच्चा आलोचनात्मक अपना चिंतन करे, इसके सही गलत के पर्सपेक्टिव को भी समझे, ठीक है। ये होता है क्रिटिकल पेडागोजी। अब इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू सी सोशल इश्यूज फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड अंडरस्टैंड हाउ दीज इश्यूज आर कनेक्टेड टू देयर लाइफ्स, मतलब यह बच्चों को सामाजिक मुद्दों को अलग परिप्रेक्ष्य में समझने में हेल्प करता है, ठीक है। कि सपोज ये जो है
अब बच्चा अपने आसपास अगर इनइक्वालिटी देखता है, ठीक है, या फिर मम्मी पापा से डिस्कशन हो रहा है, दादा दादी से हो रहा है, भाई बहन से हो रहा है, तो उसमें एक अलग तरीके से उसकी सोच बनेगी, ठीक है, वो आप क्लासरूम में यूटिलाइज कीजिए उसको, ठीक है। तो बच्चे को यह समझने में भी मदद करता है ये कि मुद्दे किस तरह से उनके जीवन से जुड़े हैं, क्योंकि बच्चा है इन सारी चीज़ों को वो अपने जीवन में महसूस करता है। तो आप उसके अनुभवों को शेयर करें क्लास में और उसको उससे समझ बनाने में उसको अवसर प्रदान करें। तो ये होती है क्रिटिकल पेडागोजी। नेक्स्ट है इट फैसिलिटेट्स कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है क्रिटिकल पेडागोजी में, क्योंकि ऑब्वियसली जब आलोचनात्मक चिंतन होता है तो आप सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। किसी के कुछ विचार होंगे, किसी के अगेंस्ट, किसी के पॉजिटिव होंगे उस चीज़ को लेकर, किसी के नेगेटिव होंगे, और दोनों का क्लैशेज जब होता है तब आपकी रियल नॉलेज निकल कर आती है। तो ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग ऐसे ही होना चाहिए, कलेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, विच इज बेस्ड अपॉन ओपन डिस्कशन होना चाहिए, मल्टीपल व्यूज आने चाहिए, मतलब तरह सामूहिक निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो हमें डेवलप करनी है, खुले विचार विमर्श के थ्रू, विविध दृष्टिकोणों के थ्रू। तो इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल पेडागोजी। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे, मैं आपको बताना चाहूँगी। कई बार होता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपको याद हो तो पियाजे ने कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट की बात की है, ठीक है। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जब दो पीयर्स आपस में बातें करते हैं, दो सहपाठी आपस में बातें करते हैं, भाई बहन हो गए, सेम एज के हो गए या फिर सेम एज के नहीं भी हैं, जब वो आपस में बातें करते हैं किसी टॉपिक को लेकर तो उनके बीच क्लैशेस होते हैं। हो सकता है उनके विचार मिले, हो सकता है ना भी मिले। तो नहीं मिलते तो क्या होता है, एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है बच्चे के दिमाग में, ठीक है, कि नहीं ये गलत, आप ये गलत कह रहे हो, आप ये गलत कह रहे हो, दोनों एक दूसरे को बोलेंगे, फिर किसी तीसरे पर्सन से वो इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उनकी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज कंस्ट्रक्शन में, ये पियाजे भी बोलते हैं और एनसीएफ में भी इसकी बात की गई है कि एस्केपेबल होता है, मतलब कि आप इसको अलग नहीं कर सकते बच्चों की जिंदगी से। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो विवाद होता है या फिर द्वंद्व जिसको बोलते हैं, इसको आप बच्चों की जिंदगी से अलग नहीं कर सकते हैं। इट शुड बी यूज्ड एज ए पेडागोजिक स्ट्रेटेजी, ठीक है, इसको आपको पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी के रूप में काम में लाना है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जब भी ऑप्शन आए कि कॉन्फ्लिक्ट जो है पेडागोजी में एक अच्छी स्ट्रेटेजी है तो आपको याद रखना है, बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटेजी है। जब आप ओपन डिस्कशंस कराते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, द्वंद्व होता है, विवाद होते हैं, और उससे ही जो है नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होता है, वो बूस्ट करता है एक तरह से नॉलेज कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पेडागोजी शुड बी सेंसिटिव टू जेंडर, क्लास, कास्ट एंड ग्लोबल इनइक्वालिटीज। अब देखिए जो पेडागोजी है, क्रिटिकल पेडागोजी की मैंने बात की थी ना, तो इसमें सारे इश्यूज हैं। जब आप जितने भी बड़े लेवल पे इनइक्वालिटीज होती हैं, जेंडर के ऊपर होती है, वर्ग के ऊपर होती है, जाति के ऊपर होती है, या फिर हमारी आप ग्लोबल इनइक्वालिटीज जो श्वेत अश्वेत की इनइक्वालिटीज होती हैं, ठीक है, या फिर दक्षिण उत्तर के देश, दक्षिण के देश, इस तरह की इनइक्वालिटीज हैं, तो सभी को जो है इसके प्रति जो आपका जो शिक्षा शास्त्र है वो सेंसिटिव होना चाहिए। आपको बच्चे को खुद सोचने के लिए इसमें उनको उनके विचारों को आपका स्वागत करना चाहिए आपको, कि आप जो भी कहते हैं, आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, उसको आपको बढ़ावा देना चाहिए। आपको नॉलेज तो प्रोवाइड करनी है, एक सही डायरेक्शन में करनी है, लेकिन बच्चों के विचारों के साथ करनी है, ठीक है। बच्चों के विचारों को जानना है, फिर उनको सही डायरेक्शन में लेकर जाना है, ठीक है। तो सारी ग्लोबल इनइक्वालिटीज या फिर इन सब मुद्दों के प्रति आपको संवेदनशीलता रखनी है। टीचर शुड बी एम्पैथेटिक। देखिए एम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है, एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस होता है। सिंपैथी जब आप बोलते हैं, ठीक है, तो आपने सहानुभूति जता दी कि अरे आपके साथ इतना बुरा हुआ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एम्पैथेटिक होता है जब खुद आप अपने आप को उस जगह पर रखकर उसके बारे में सोचेंगे तो आप एम्पैथेटिक होंगे। तो टीचर को खुद बच्चे के जगह पर अपने आप को रखकर एम्पैथेटिक तरीके से सोचना है। शिक्षक को बच्चों के प्रति समानुभूति रखनी चाहिए, ठीक है, कि जो आपकी सिचुएशन है उसको मैं समझती हूँ, मैं आपकी सिचुएशन में होती तो मैं ये कर सकती थी, मैं आपकी सिचुएशन में होती तो मैं ये नहीं करती, ठीक है। तो बच्चे को उसके सिचुएशन में, मतलब कहते हैं ना कि कम इन माई शूज, पहले बच्चे के शूज में आकर बच्चे को जूते को पहनना सीखिए पहले, कि बच्चा जो है कैसे चल रहा है ये आपको देखना है, ठीक है। तो यही इसकी बात है कि आपको बच्चे के साथ एम्पैथेटिक वाला बिहेवियर करना है, सिंपैथेटिक ना होकर आपका एम्पैथेटिक बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, जो ये सेकेंड पार्ट में लेकर आई हूँ, इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लेसन में, वो मैं आपको बता रही हूँ। स्टीरियोटाइप्स यानी कि रूढ़िबद्ध धारणाएं, ठीक है। तो रूढ़िबद्ध धारणाएं का मतलब यहाँ पर क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। आपने जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के बारे में सुना होगा, सबने सुना है आई थिंक मेरे हिसाब से। तो रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती है, वो सिर्फ जेंडर को लेकर नहीं होती है। ऐसी कोई भी धारणा हीनता या असमानता की, लिंग की वजह से है, जाति की वजह से है, शारीरिक या मानसिक असमर्थताओं की वजह से किसी में हीनता है या असमानता है, इस तरह की सोच को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। ऑब्वियसली ये नेगेटिव है, ये कभी भी टीचर को अपनी सोच में नहीं लाने चाहिए, ठीक है। आपको भी एज ए ह्यूमन बीइंग ये कभी नहीं लाने चाहिए, ठीक है। तो ये होती हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं, ठीक है। हम कहते हैं ना कि गर्ल्स जो है वो साइंस में और मैथ में अच्छा नहीं कर सकती,
क्योंकि बायोलॉजिकली वो बनी ही नहीं है इसके लिए, ठीक है। हम कह सकते हैं आर्ट्स में लड़के अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि लड़कियां ज़्यादा अच्छी करती हैं, फिर कुकिंग जो है वो लड़कियां ज़्यादा अच्छी करती हैं। तो ये कुछ स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, ठीक है। या फिर हम कह देते हैं कि जो निचली कास्ट के लोग होते हैं वो अच्छे काम कर ही नहीं सकते, वो मतलब कि वो बड़े बड़े लेवल पे जा ही नहीं सकते। कहते थे ना पहले कि जो निचली कास्ट के लोग होते हैं वो भाई ये जो ब्राह्मण लोग जो काम करते थे उनको नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पहले से धारणा बनी हुई है, ऑब्वियसली ये गलत धारणाएं हैं। तो ये जो धारणाएं बनी गई हैं ये आपको क्लास में कभी भी बच्चों को नहीं सिखाना है। आपको स्टीरियोटाइप्स को हमेशा ध्यान में रखना है कि वो बच्चे में इनकलकेट ना हो पाए, ठीक है। तो ये चीज़ रखती है कि जितनी भी धारणाएं होती हैं कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर, फिजिकल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को लेकर, कि ये लोग इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इनकी कास्ट ऐसी है या फिर इनका जेंडर ये है या फिर इनमें कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, इसीलिए ये एक पर्टिकुलर काम नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की धारणाएं बच्चों में नहीं जानी चाहिए। इन्हीं को हम बोलते हैं इट्स स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, नॉट जेंडर। जेंडर स्टीरियोटाइप्स का नाम रटा हुआ है मुंह पर इसलिए बार बार वो आता है। तो इनको हम स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं, ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणाएं बोलते हैं। अगर जेंडर आप मिला देंगे तो जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाएगा, कास्ट मिला देंगे तो कास्ट स्टीरियोटाइप्स हो जाएगा, अगर आप फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मिला लेंगे तो डिसेबिलिटी स्टीरियोटाइप्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसी धारणा है जिसके अनुसार ये है कि बस इनके ऊपर, जेंडर, कास्ट और इन चीज़ों के ऊपर ही जो है ये असमानता या हीनताएं हम उनको सही ठहरा देते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। और ये नहीं होनी चाहिए कभी भी क्लास में, ठीक है, नेगेटिव है। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग सिचुएशंस, रचनात्मक अधिगम की परिस्थिति, ठीक है। तो इसमें कुछ सिचुएशंस के बारे में बताया गया है कि इनको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कराना है बच्चे को। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, पहला ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं तो आप कोई एक्टिविटी करा सकते हैं ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। तो वो करा सकते हैं, जैसे कि आपने सीड जर्मिनेशन सिखाना है तो बच्चों को बोलिए कि आप सीड जर्मिनेट कीजिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। फिर संदर्भीकरण, क्योंकि जब वो ऑब्जर्व करेगा तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी शामिल हो जाएगा, फिर वो उसको बुक से रिलेट कर सकता है कि मैंने ये सीड जर्मिनेशन खुद देखा है, अब वो टॉपिक से रिलेट कर देगा, ठीक है। तो संदर्भ में ले आएगा वो। उसके बाद कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप, ठीक है, ये क्या होती है, संज्ञानात्मक शिक्षार्थन। इसमें क्या होता है कि जो मास्टर होता है, मास्टर कौन होता है किसी चीज़ का, आपके लिए, बच्चों के लिए तो होगा टीचर। तो टीचर यहाँ पे बच्चों को सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। जो अपने अप्रेंटिसशिप है उनकी, जो अप्रेंटाइज है उसके, मतलब जो बच्चे उसके अप्रेंटाइज होंगे वो नई चीज़ उससे सीखने आएंगे अपने मास्टर से, यानी कि अपने टीचर से। तो वो इनको सिखाता है, संज्ञानात्मक शिक्षार्थन इसी को बोलते हैं, ठीक है। जब वो ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, कंटेक्स्ट कर लेंगे तो टीचर उन चीज़ों को जोड़ के उनको समझाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप का मतलब। उसके बाद कोलैबोरेशन, फिर ग्रुप प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं, ग्रुप लर्निंग हो सकती है, उसको हम कोलैबोरेशन बोलेंगे। फिर इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन, हर बच्चा जो है अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन बनाएगा किसी टॉपिक के बारे में कि इसमें ये चीज़ ठीक है, इसमें ये होना चाहिए या ये हो सकता है, ठीक है। उनको प्रूफ करने के लिए भी अपने पॉइंट्स बताएगा। मल्टीपल इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन थी वो इंडिविजुअल थी, कंस्ट्रक्शन कर रहा था, अब ये आपस में शेयर करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, बहुविध व्याख्या करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और एक दूसरे की इंटरप्रिटेशन को जानेंगे। फिर मल्टीपल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा कि अब एक जनरल चीज़ तक पहुंच जाएंगे कि हाँ भाई ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक जनरल चीज़ इसमें ये है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मल्टीपल मैनिफेस्टेशन। तो इस तरह से इन टॉपिक्स के बारे में जो है इसमें एनसीएफ में बात की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो पार्ट 2 में मैंने कवर की है। बस इस चैप्टर का एक लास्ट पार्ट और आएगा, उसमें फिर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर ज़्यादा नहीं है एनसीएफ के, तो कम से कम 7-8 वीडियो और आएंगे, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा आपका एनसीएफ, ठीक है। तो नोट्स जो है आप या तो ये इनको रेफर कर सकते हैं या फिर अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं और एक बार आप खुद भी एनसीएफ की रीडिंग जरूर कर लें। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो चैप्टर 2 के पार्ट 2 के ऊपर, ठीक है। और डू वर्क हार्ड, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। सो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।